Hello students, welcome back. Again, we are starting another 16 marks important question from chapter 5 which is election process in India. भारत में चुनाव की प्रक्रिया, भारत में चुनाव किस प्रकार से करवाए जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसे शुरू करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट MCQ मार्क्स आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि है कि भारत की जो ये चुनाव प्रक्रिया है ये कहाँ पर वर्णित है। तो इसके लिए आपको याद रखना है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ 1951, भारतीय प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। यहाँ पर भारत की पूरी चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया है फेजेस वाइज कि कब चुनाव में कौन सी चीज़ कब कब कैसे कैसे होती है। नामांकन पत्र भरने से लेकर रिजल्ट डिक्लेरेशन तक के बाद के झगड़ों में, इलेक्शन से रिलेटेड बाद के झगड़ों को निपटाने में भी बहुत सारे फेजेस आते हैं। तो वो 1951 अधिनियम में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके प्रमुख चरणों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो चरण है वो है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लास्ट वीडियो कि ये परिसीमन आयोग क्या होता है। थोड़ा सा ब्रीफली समझा देती हूँ कि चुनाव से पहले सारे भारत को चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और ये जो चुनाव क्षेत्र होती है दो तरह की होती हैं, संसदीय चुनाव क्षेत्र और इन चुनाव में रहने वाले सभी मतदाता अपने संसद के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। दूसरा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। इन क्षेत्रों के जो नागरिक होते हैं, मतदाता होते हैं, वो राज्य विधानसभाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। आवश्यकता पड़ने पर चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन भी किया जा सकता है और ये पुनर्गठन जो है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, जिसका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर हम बात करते हैं निर्वाचक सूची तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल लिस्ट। ये जो निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है और चुनावों का भी चुनाव करवाने का भी सेकंड फेज है। पहले में तो हमने क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में कोई एक संसद सदस्य या विधानसभा का सदस्य चुना जाने वाला है, तो उसमें कितने मतदाताओं से संबंधित क्षेत्र होना चाहिए, इसकी सीमा कितनी होनी चाहिए। पहला फेज तो वो डिसाइड करता है। फिर ये देखना होता है कि उस क्षेत्र में कौन कौन से मतदाता होते हैं, उनकी सूची तैयार करनी होती है। यह सूची प्रत्येक आम चुनाव या उपचुनाव से पहले तैयार की जाती है तथा उसे प्रकाशित कर दिया जाता है ताकि मतदाता इस सूची में अपना नाम देख ले। अगर किसी नाम किसी कारण से सूची में नहीं है तो उसे प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन देकर सूची में वो शामिल करवा सकता है अपना नाम। ये सूची बिना किसी भेदभाव के तैयार की जाती है। आप भी देखते होंगे अपने अगर पंचायत इलेक्शंस में हो या अपने पेरेंट्स से पूछना कि उनके घर पे रिसिप्ट आनी शुरू हो जाती है, रसीद आती है जिसमें लिखा होता है कि आपके घर में अगर मतदाता हैं तो तीनों के नाम की वो रिसिप्ट होती है। तो इस तरह से वो सूची जो है इलेक्शन कमीशन पहले ही भेज देता है कि किसी का नाम छूट गया है तो वो नाम डलवा ले, या किसी का नाम में किसी प्रकार की गड़बड़ है या जो भी है वो उसमें दिया जाता है, निर्वाचक सूची में तैयार किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है जब क्षेत्र निर्धारित हो गया हो, सूची भी बन गई हो, तब आता है तिथि का घोषणा करना, चुनाव की तिथि। चुनाव आयोग द्वारा आपको पता है कि चुनाव की तिथियां घोषित की जाती है। कितने चरणों में चुनाव कराना, जैसे 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो 9 चरणों में हुआ था, यानी कि 9 तिथियां घोषित की थी। अगर 17वीं लोकसभा यानी 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 7 चरणों में हुआ था, यानी कि 7 तिथियां घोषित की थी। इसके साथ ही नामांकन पत्र देने, चुनाव से नाम वापस लेने, इन सब तिथियों की घोषणा की जाती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप याद रखें, पहले निर्वाचन क्षेत्र पता किए गए, फिर उसके बाद निर्वाचक सूची तैयार की गई, फिर उसके बाद जो है चुनाव की तिथियों की घोषणा की गई। अब चौथा काम है नामांकन पत्र दाखिल करना। अब जो भी चुनाव लड़ना चाह रहा है, उम्मीदवार खड़ा होना चाह रहा है, वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है। जैसे चुनाव की तारीख घोषित हुई, नामांकन पत्र दाखिल करने व उन्हें वापस लेने की तारीख भी निश्चित कर दी जाती है। जिस दिन चुनाव तिथि घोषित होती है किस दिन नामांकन पत्र भरा जाएगा और कब तक आप अपना नाम वापस ले सकते हो इलेक्शन में। बड़ी ही सीधी साधारण सी विधि है भारत में। प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कुछ प्रस्तावकों के नाम प्रस्ताव करने वाले, कुछ अनुमोदकों के, कुछ मतलब ऐसे उसके साथ के व्यक्ति होते हैं उस जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है वहाँ के कुछ मतदाता होते हैं जिसके उन्हें हस्ताक्षर करवाने जरूरी होते हैं। संविधान द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं के उम्मीदवारों के लिए कुछ योग्यताएं भी निश्चित की गई है। ये भी उसी नामांकन पत्र में जो है के दौरान देखनी पड़ती है। जैसे लोकसभा विधानसभा के उम्मीदवारों की बात करें तो 25 वर्ष की आयु है, राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु है, बाकी योग्यताएं लगभग समान ही होती हैं। जैसे कि वो सरकारी पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, किसी अन्य देश का नागरिक ना हो, कोई सजा ना हो, अपराधी ना हो, इस तरह से
नामांकन के साथ ही उम्मीदवार को एक जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। एक ऐसा धन, एक मूल्य होता है जो कि जैसे नामांकन पत्र भरता है कोई भी उम्मीदवार तो पैसा देना पड़ता है। जैसे लोकसभा के लिए 25,000 रुपये की राशि की गई है, राज्य विधानसभाओं के उम्मीदवारों के लिए 12,500 रुपये की राशि की गई है। अनुसूचित जाति जो ऐसी कैटेगरी है उसके लिए लोकसभा के 10,000 रुपये, विधानसभा में 5,000 रुपये जो है विधानसभा के इलेक्शंस के दौरान एससी कैटेगरी के उम्मीदवार को 5,000 रुपये जमा करवाने होते हैं। तो ये जमानत राशि है। अगर किसी क्षेत्र में कुल मतदाता जो है उनका 1/6 भाग अगर वोट प्राप्त नहीं करता है उम्मीदवार, तो वो जो पैसे जमा करवाए थे नामांकन पत्र के दौरान वो जो है चुनाव आयोग के पास ही रह जाते हैं, यानी कि वो वापस नहीं देता है चुनाव आयोग। अगर हाँ 1/6 से ज़्यादा वोट ले गया है, वो चुनाव में 15% के आसपास वोट ले गया है चुनाव में, तो तब उसे वो जो राशि उसने जमा करवाई थी नामांकन पत्र के दौरान वो वापस कर दी जाती है, अदरवाइज तो वापस नहीं होती। और इसे कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, और कई तो टीचर्स को भी नहीं पता होता कि जमानत जब्त कब होती है। तो 1/6 भाग वाला MCQ आप बहुत अच्छी कई बार पूछा भी है, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिए। फिर है स्क्रूटिनी और ऑब्जेक्शंस देखना, यानी जो नामांकन पत्र आए उनकी जांच पड़ताल करना, उनमें देखना कि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जैसे एक निश्चित तिथि को उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भर दिया, उसकी निश्चित तिथि को ही एक जांच कर ली जाएगी। अगर किसी पत्र में कोई त्रुटि है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी नामांकन पत्र को लेकर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया है, किसी को भी ऑब्जेक्शन करने का अधिकार है, तो वो भी अच्छे से जांचा परखा जाएगा। फिर अगला पॉइंट है नाम की वापसी लेना, विद्रोह करना। नॉमिनेशन को नामांकन के समय ही नाम वापस लेने की तारीख भी निश्चित कर दी जाती है। नामांकन के बाद एक निश्चित तारीख को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाती है, और यदि किसी के नामांकन पत्र में कोई कमी पाई जाती है तो उसका पर्चा अस्वीकार कर दिया जाता है। एक निश्चित तारीख और समय तक नामजद किए गए उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। अंत में चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की सूची बना ली जाती है और उसे घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको नाम वापस लेना वो निश्चित तिथि तक ले ले। फिर उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट निकलती है। अब फाइनल लिस्ट निकल गई कि एक चुनाव क्षेत्र में ये उम्मीदवार खड़े हैं। अब क्या होगा, अब होगा चुनाव अभियान, इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। सभी राजनीतिक दल या कोई भी उम्मीदवार है चुनाव अभियान में अपने प्रभावी और आकर्षक तरीकों का इस्तेमाल करता है ताकि अधिक से अधिक उसको वोट मिल सके। वैसे तो चुनाव अभियान चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही आरंभ हो जाता है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा होते ही चुनाव अभियान वास्तविक जोर पकड़ लेता है। राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके समर्थक चुनाव अभियान में विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि चुनाव बैठकें करना, कॉर्नर मीटिंग करना, नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी सभाएं करना, पोस्टर लगाना, सभाएं करना, सम्मेलन करना, जुलूस निकालना, रैलियां करना, घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क स्थापित करना, विज्ञापन देना किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में। इन सब तरीकों का इस्तेमाल जो है चुनाव अभियान के दौरान किया जाता है। ये MCQ में पूछ लिया जाएगा कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो है चुनाव अभियान हो गया। अब आते हैं कि मतदान केंद्र व पोलिंग अधिकारी की व्यवस्था करना। अब आ जाती है तिथि चुनाव के पास आने की। तो ऐसे में पहले डिसाइड करना होता है कि चुनाव जिस दिन होगा उस दिन बूथ पर, उस चुनाव जहाँ पर होना है उस जगह पर, उस केंद्र पर जो है कौन पोलिंग अधिकारी होंगे, कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, ये सारा चुनाव आयोग देखता है। आपने चुनाव आयोग के कार्यों में भी देखा होगा। तो मतदान देखिए, जहाँ मतदान होना उस निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग जगह बहुत सारे मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, और ये इसलिए बनाए जाते हैं मतदान केंद्र कि मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए कि उन्हें ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े। पास पास बनाए जाते हैं मतदान केंद्र क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा अंतर नहीं रखा जाता। ये एक रूल है। मतदान केंद्रों में एक प्रधान चुनाव होता है, अन्य भी चुनाव अधिकारी होते हैं जिनका मैंने बताया था कि चुनाव आयोग समय समय पर डिमांड करता है राज्य सरकारों से, तो उनको वो अधिकारी मिलते हैं। तो इनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग करता है। जो भी अधिकारी इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर्स बने, इनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। इनका जीवन बीमा भी किया जाता है। तो हालांकि काम चुनौती भरा है, चुनाव प्रक्रिया का सबसे चुनौती भरा काम माना जा सकता है, क्योंकि अच्छा एक ईमानदार ऑफिसर ढूंढना पोलिंग बूथ के लिए वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े कड़े परिश्रम का काम है।
फिर डे फाइनल डे आता है, जजमेंट डे, मतदान वोटिंग या फिर पोलिंग जिसे कहते हैं, मतदान होने वाला होता है इस दिन। निश्चित जिस जो भी तिथि डिसाइड होती है उसी दिन मतदान करवाना होता है। मतदान के लिए केंद्र और समय निश्चित कर दिए जाते हैं। जो पोलिंग बूथ होते हैं यानी कि मतदान केंद्र होते हैं उसमें जाकर मतदाता अपना मत का प्रयोग करता है। इस दिन जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, शिक्षा संस्थाएं, वो सब बंद होती हैं। मजदूरों को भी इस कार्य के लिए कुछ समय दिया जाता है कि वो अपना मतदान करके आए, और गुप्त मतदान होता है। भारत में अशिक्षित अनपढ़ व्यक्तियों की सुविधा के लिए भी उम्मीदवार के नाम के सामने जो है निशान लगा दी जाते हैं कि निशान देकर वोट डाल दे अगर नाम ना पढ़ना आता हो। तो ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड की जाती है मतदान दिन के लिए। मतदान मत पत्र या वोटिंग मशीन में दिया जाता है बटन दबाकर। भारत में वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है, ईवीएम जिसे बोलते हैं। तो मतदान केंद्र पर कब्जा करने के लिए दंडनीय अपराध किया गया है, जैसे बूथ कैप्चरिंग बोल देते हैं, और इसके लिए कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा जो है डिसाइड की गई है। फिर आते हैं पुनः मतदान का आदेश। अब इलेक्शन हो गए हैं, चुनाव आयोग किसी भी चुनाव क्षेत्र को रद्द भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि इस मतदान केंद्र में भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल हुआ है या उसकी शिकायतें आ जाती हैं। चुनाव आयोग के बाद चुनाव आयोग जांच करता है और पाता है कि शिकायतें जो आई हैं वो सही हैं, तो निर्वाचन आयोग ऐसे में मतदान को जो चुनाव जो हुआ था उस दिन उसको रद्द करके फिर से मतदान करवाने की बात करते हैं। फिर आती है मतदान और परिणाम की घोषणा। और ये जो 10वां पॉइंट है केवल विशेष परिस्थितियों में होता है, हर बार नहीं। जब कोई शिकायत आती है और वो शिकायत सही मिलती है उसी परिस्थिति में होता है, इसके अलावा नहीं होता। काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ईवीएम को सीलबंद करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है जिस दिन मतदान होते हैं, और फिर वहां से साधारणतः मतदान का कार्य सभी चरणों के मतदान के तुरंत बाद आरंभ हो जाता है। यानी 9 चरणों में अगर इलेक्शन डिसाइड हुए 1-1.5 महीने इलेक्शंस वोटिंग चलेगी, उसके बाद जो है जनगणना शुरू हो जाएगी वोटिंग मशीन द्वारा। भारत एक बड़ा देश है, इसलिए यहाँ की तिथि को सारे देश में चुनाव न करवाकर विभिन्न चरणों में करवाए जाते हैं। और जैसे कि मैं 2014 की बात करूँ तो 9 चरणों में वोटिंग मशीन द्वारा इलेक्शंस करवाए गए थे, उसके तुरंत बाद ही जो है परिणाम घोषणा कर दी गई थी। चुनाव व्यय का विवरण देना, ये एक इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि देखिए चुनाव में किसी उम्मीदवार ने कितना पैसा खर्च किया, ये उसको 55 दिन के अंदर अंदर बताना होता है। एक सीमा भी निर्धारित की गई है कि संसदीय चुनाव जो होंगे यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस हो गए उसमें जो उम्मीदवार 70 लाख से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। बड़े राज्यों में, अगर छोटे राज्य जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पे 54 लाख ये निर्धारित की गई। इससे ज़्यादा पैसे खर्च करना इलेक्शन आयोग की नज़र में एक तरह से दंडनीय अपराध की तरह है। वहीं अगर राज्य के चुनाव होंगे जैसे विधानसभा चुनाव होंगे, कोई बड़ा राज्य है तो 28 लाख खर्च कर सकता है एक उम्मीदवार, छोटा राज्य है तो 20 लाख की खर्च की सीमा रखी गई है। चुनाव व्यय का विवरण दे देने के बाद उसके बाद आती हैं चुनाव याचिकाएं, जिसको मैंने इलेक्शन आयोग के कार्यों में डिस्कस किया था कि चुनाव के परिणाम घोषित हो जाने के बाद यदि कोई हारा हुआ, कोई पराजित उम्मीदवार है, उसे लगता है कि जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसने गलत गैरकानूनी तरीकों द्वारा या भ्रष्ट साधनों द्वारा चुनाव जीत लिया है, तो उसके विरुद्ध याचिका डाल सकते हैं, पिटीशन। सीधा हाईकोर्ट में इसकी जो एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया जाता है हाईकोर्ट के लेवल का कह सकते हैं, या हाईकोर्ट में भी डायरेक्ट पिटीशन हो सकती है। अगर कोई उम्मीदवार दोषी पाया जाता है तो उसका चुनाव जो है वैध घोषित कर दिया जाता है, और 6 वर्ष तक संसद या विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के अधिकार से उसको वंचित कर दिया जाता है। फिर बात आती है उपचुनाव की। यदि किसी प्रतिनिधि का चुनाव रद्द करने, स्वयं द्वारा त्याग पत्र दे देने या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो चुनाव क्षेत्र रिक्त हो जाता है उसे 6 महीने के अंदर अंदर फिर से भरना होता है, और वही कहलाता है बाई इलेक्शन, उपचुनाव। जैसे आपके जीन में कृष्ण मिड्डा के फादर जब एक्सपायर हुए थे, वो एमएलए थे यहाँ के, और विद इन 6 मंथ जो है इलेक्शन बाई इलेक्शन करवाने पड़े तो उसे बाई इलेक्शन कहा जाता है। तो ये तो आपकी प्रोसेस थी हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के 14 फेजेस थे। इसके अलावा कुछ एमसीक्यू पूछ लिए जाते कि चुनाव अभियान में कौन कौन सी विधियाँ या टेक्निक्स यूज़ की जाती कैंपेन के दौरान। तो राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र होते हैं जिससे वो लोगों को पढ़कर सुनाते हैं, लोग प्रभावित होते हैं। जैसे अगर बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा, ऐसे कुछ मुद्दे जो जनता को आकर्षित कर सकते हैं, ऐसे मुद्दे उठाती है राजनीतिक दल।
लोगों को, जनता को प्रभावित करने के लिए, ताकि उन्हें वोट मिल सके। चुनाव सभाएं करते हैं, नारे लगाते हैं, झंडे और बैनर का इस्तेमाल करते हैं, लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, व्यक्तिगत संपर्क भी स्थापित करते हैं, प्रेस व समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब, इन सब माध्यमों का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका एक 60 मार्क्स का क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।